हेलो दोस्तों, घटना चक्र के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग कर रहे हैं आज साइंस का क्वेश्चन। तो साइंस में चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। तो इसके पहले हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़े थे। तो आप लोगों ने अगर वीडियो वाला नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट वीडियो बनाया गया है, ये सिर्फ एक ही साइंस पर ही नहीं है बल्कि सारे सब्जेक्ट पे है। तो अगर आप लोग देखना ये भी चाहते हैं तो देख सकते हैं प्ले लिस्ट ओपन करके। देखिए, अगर आप लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ का एग्जाम देना चाहते हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस का, उसी लिए तो वीडियो देख भी रहे होंगे। तो अगर इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें ये घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि घटना चक्र से ही पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप लोग इसको लगातार पढ़िए और सारे सब्जेक्ट को पढ़िए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं श्वसन तंत्र के नोट्स के बारे में क्या है। तो नोट्स है, श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासिका एवं नासा मार्ग, अग्रसनी, लैरिंक्स या स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्राकाई, ब्रांकियोल्स तथा फेफड़े। मनुष्य के वक्ष गुहा में 2 फेफड़े यानी लंग्स होते हैं जो फुफ्फुसवावरण या फ्लूर मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है। फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जल फैला होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं, जिसमें श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। फेफड़ों या फुफ्फुस द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसी श्वसन कहते हैं। श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतःश्वास तथा उच्छ्वास क्रियाओं के दौरान वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। इन क्रियाओं अंतःश्वास तथा उच्छ्वास के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिली रुधिर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। इस प्रकार 100 मिलीलीटर में रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbCO बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन O2 की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं, किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपॉक्सिया के कारण मनुष्य की सांस फूलने लगती है, अर्थात श्वास दर बढ़ती जाती है। तो अब चलते हैं प्रश्न की तरफ, देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। ऑप्शन ए है क्लोम द्वारा, ऑप्शन बी है श्वास नली द्वारा, त्वचा द्वारा या फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा। तो ऑप्शन डी है फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा। तो देखिए स्तनधारी, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, परंतु मादा की स्तन ग्रंथि अत्यंत विकसित होती है। ये कशुरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा श्वसन करते हैं। दूसरा है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह ऑप्शन डी है नाइट्रोजन को। इसका श्वसन क्रिया एक जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल से अंतःश्वास क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.0324% कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 तथा 0.5% जलवाष्प और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, आर्गन एवं नियान गैसें होती हैं। उच्छ्वास क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 15.7%, कार्बन डाइऑक्साइड 3.6%,
तथा जलवाष्प 6.2% बाहर निष्कासित होती है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन होता है रक्त द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। तो अधिगमन का सही अनुक्रम है ऑप्शन सी 2, 1, 3, यानी फुफ्फुस, रक्त और ऊतक। क्वेश्चन नंबर 4 है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है ट्रैकियोल्स, ब्रांकियोल्स, पल्मोनरी श्रेयाएं और एलियोली। तो ऑप्शन डी है एलियोली। तो इसका सॉल्यूशन आता है, गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक चली जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़े में स्थित एलियोली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, रक्त में ऑक्सीजन यानी O2 की सांद्रता में कमी आने की से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं, किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलती जाती है अर्थात श्वास बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता की निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो ऑप्शन ए है पाचन क्रिया, ऑप्शन बी है लीवर की कार्यशीलता, ऑप्शन सी है किडनी की कार्यशीलता, ऑप्शन डी है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये ऑप्शन बी है एटीपी से एडीपी में। तो मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से प्राप्त होती है। एटीपी के जलन अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतरण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फास्फेट में यानी पीआई में हो जाता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो यह होती है एटीपी के रूप में। तो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकर विघटन यानी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो यह रखता है फेफड़ा। तो फेफड़ा एक प्रमुख श्वसनांग है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन की क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहाँ एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है वही दूसरी ओर जल वाष्प तथा गैस का शरीर से उच्च श्वसन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। तो इस प्रकार यह चैप्टर खत्म होता है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। तो ये कल पढ़ेंगे हम लोग सब। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।